महेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज़ का बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले चैप्टर की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वन शॉट। अगर आप नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाके जरूर देखिए। वन शॉट रिवीजन वीडियो है, सिर्फ 15 मिनट में। और ये भी वीडियो हम बहुत वन शॉट बनाएंगे, बहुत ही कम टाइम की, सिर्फ रिविज़न वीडियो है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक बहुत ही ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन होती है फॉर डिसीजन मेकिंग बिहेवियर। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेसिकली एक गाइडलाइन है, एक जनरल गाइडलाइन है जो कि बनाई गई है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लोगों को देख देख के थ्रू। एक जनरल गाइडलाइन बना दे कि भाई कोई भी काम करना है तो क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हमारा डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर चेंज में हेल्प हो। किसका बिहेवियर? ह्यूमन बिहेवियर। ताकि हम कंपनी में लोगों से काम अच्छे से करा सके, कंपनी में कोई डिसीजन अच्छे से ले सके, तो उसके लिए कोई सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक तरह का एक गाइडलाइन है जिससे आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो कोई भी काम करने के, ठीक है। इसका कुछ नेचर समझ लेते हैं। ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, हर जगह अप्लाई होता है ये, चाहे कोई भी बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, वहाँ पर कोई ना कोई तो भैया आपको गाइडलाइन, कोई रूल्स, कोई आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे कि सपोज करो कि अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप मन मर्जी कुछ भी करने लग जाओगे। एक प्रिंसिपल है, मान लो आपको काम करना है तो आपको काम को बांटना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको काम करना है अच्छे से तो सारा काम खुद नहीं कर सकते, आपको काम बांटना ही पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल हर जगह लगता है, चाहे स्कूल है, चाहे कंपनी है, चाहे कोई भी बिजनेस है, हर जगह ये प्रिंसिपल लगेगा कि काम को बांटना पड़ता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। जनरल गाइडलाइन होती है, मतलब जनरल गाइडलाइन का मतलब है कि एक सिंपल, एक ऐसे आपने प्रिंसिपल दे दिया, ये नहीं कि आंख बंद करके उसे बस फॉलो कर लो। डिपेंड करता है, देखो भाई आपके बिजनेस के ऊपर, हर जगह आपको नहीं चल सकता। मान लो एक प्रिंसिपल है कि आप अपनी पावर को ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब ये प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हर जगह अप्लाई हो जाएगा। देखना पड़ता है आपकी सिचुएशन क्या है। हो सकता है कि कुछ पावर आपको खुद रखनी पड़ेगी, कुछ पावर दे देनी पड़ेगी, कई पावर नहीं देनी पड़ती। तो जनरल गाइडलाइन है, इसको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना पड़ता आपको। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बनता है ये। बहुत प्रैक्टिस लगती है बनाने में, बहुत एक्सपेरिमेंट लगता है, अलग अलग ट्राई करना पड़ता है कि अच्छा, जैसे कि भाई ये हुआ तो अच्छा ये इसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ये हुआ तो ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल बन गया। तो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये डेवलप होता है। फ्लैक्सीबल होता है, जैसे मैंने बताया कि इसको चेंज भी करना पड़ता है कई बार, एग्जैक्ट वैसे अप्लाई नहीं कर सकते, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। मेनली बिहेवियर की बात करते हैं इसमें, बिहेवियर में यानी कि बंदे का बिहेवियर की बात करते हैं कि जो भी अपने कंपनी में काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर में क्या चीज़ है। भाई मैंने कहा कि यार डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं, चलो भाई काम को बांटते हैं, लेकिन काम को बांटेंगे अकॉर्डिंग टू, देखना पड़ेगा कि वो जो काम को बांट के क्या उनके बिहेवियर में कुछ फ़र्क आएगा, बंदे हमारे कंपनी के अच्छे से काम करेंगे। मैं सारी बातें बंदों के ऊपर बात है, उनके बिहेवियर के ऊपर बात है, ये सारा खेल है। प्रिंसिपल डिज़ाइन इस तरीके से होती है कि उनके बिहेवियर में कोई चेंज सही से आ जाए, बस, ठीक है। जो भी हम कोई भी डिसीजन लेंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट बेसिकली साइंस में बहुत बार यूज़ होती टर्म कि किसी चीज़ का कॉज उसका इफेक्ट होता है। मतलब प्रिंसिपल का मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई ना कोई उसका कॉज हुआ तो इफेक्ट होना ही होना है। जैसे कि आपने अगर ये ऊपर उछाला मारकर तो नीचे आना ही आना है, क्योंकि ग्रेविटी है, लो बना बना, ये कॉज है। कॉज क्या है? आपने ऊपर उछाला, ये कॉज है। इफेक्ट क्या है? नीचे आएगा। इसी तरीके से प्रिंसिपल भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने काम बांटा तो लोगों के अंदर एक्सपर्टीज़ आ जाएगी, ये प्रिंसिपल है। कॉज क्या है? काम को बांटने की वजह से हर एक बंदे को अलग अलग काम दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है मेरे अंदर एक्सपर्टीज़ आनी ही आनी है, ये इफेक्ट हो गया। ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने काम को बांटा तो आपको एक काम मिल गया, तो अगर बंदा एक काम करेगा तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा ना। अगर मैं 10 काम करूँगा तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कंटीजेंट है, मतलब कंटीजेंट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम से अप्लाई हो जाएगा। कंटीजेंट है, कुछ नहीं पता, अनसर्टेन है। प्रिंसिपल कई बार अप्लाई हो जाते हैं, कई बार नहीं होते, कई बार
अप्लाई नहीं करने पड़ते हैं, कई बार करने पड़ते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। समझ रही बात? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइन, ये सब चीज़ें। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं जरा, क्या फ़ायदा हो गया इसका? फ़ायदा ये हो गया कि मैनेजर को बहुत हेल्प होती है कि वो रियलिटी को समझ सकता है कि भाई रियलिटी में क्या चल रहा है। क्योंकि प्रिंसिपल जब डिज़ाइन होते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि आप रियल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल बनाते हो। तो मैनेजर को हेल्प हो जाती है। मैनेजर कैसे हेल्प होती है? मैनेजर को पता चल गया कि हाँ यार, ये बंदा प्रिंसिपल ये है, डिवीज़न ऑफ वर्क। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि ऐसा करते हैं, अगर मुझे अच्छे से काम करना है तो ऐसा करता हूँ कि अपने काम को बढ़िया करने के लिए मैं काम को बांट देता हूँ, तो इससे मुझे बेनिफिट हो जाएगा। ये कैसे पता चला मैनेजर को? प्रिंसिपल से। क्योंकि अगर प्रिंसिपल ही ना बना हो डिवीज़न ऑफ वर्क का, तो मुझे पता नहीं चल सकता कि मेरा काम कैसे आसान होगा। तो मैनेजर अपने काम को आसान कर सकता है रियलिटी को देख के, और अपने रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल अच्छे से बना हो, तो प्रिंसिपल को अगर हम सही से फॉलो करेंगे, सही से यूज़ करेंगे, तो रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सही से मैनेज करेंगे चीज़ों को, साइंटिफिक डिसीजन लेंगे, लॉजिक डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं कि बस डिसीजन ले लिया, प्रॉपर लॉजिक से डिसीजन लेके जब हमें पता होता है कि हाँ ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, तो डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे कि ये डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा। इसे बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि भैया आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहना पड़ता है। तो प्रिंसिपल इस तरीके से आपको हेल्प करते हैं कि जैसे ही आप कोई इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो प्रिंसिपल को भी। तो प्रिंसिपल चेंज करके आप अपने बिजनेस में भी कोई चेंज ला सकते हो, ये फ़ायदा होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि वो सोसाइटी का भला हो, सोसाइटी का भला करने के लिए होता है। तो सोसाइटी को नुकसान ना पहुँचे, सोसाइटी को नुकसान पहुँचेगा तो बिजनेस को नुकसान पहुँचेगा। क्लियर है? ये बेनिफिट होता है ये सारे सिग्निफिकेंस का। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल है क्या आखिरकार, किसने बनाए प्रिंसिपल, कौन है प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल। चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। 2 प्रिंसिपल है, 2 बंदों ने दे रखे हैं। पहले हम बात करेंगे इस बंदे के बारे में जो कि है टेलर, FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर था। इसने जो प्रिंसिपल दिया है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे इन्होंने, और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। अब वो पढ़ेंगे सबसे पहले क्या दिए थे इनको प्रिंसिपल, देखो ध्यान से। सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि कोई भी भाई आपको काम करना है बिना सोचे समझे काम ना करो, साइंटिफिक सोचो कि मेरे करने से क्या होगा, कैसे करे, प्रॉपर मेथड हो, प्रॉपर प्रोसीजर हो, जिससे रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट हो, मिनिमम टाइम के साथ, मिनिमम खर्चों के साथ आप काम करो। तो साइंटिफिक थिंकिंग करो, मतलब फालतू का ऐसा नहीं कि बस कुछ भी चलो भाई अपने एक्सपीरियंस के बेस में डिसीजन ले लिया। और हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हारमोनी बना के रखो यार, थोड़ा सा तालमेल बना के रखो। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में लड़ाई चलती रहती है 24 घंटे। वर्कर कहता है कि भाई मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा, मैनेजमेंट मेरे लिए काम नहीं कर रही, मैनेजमेंट कहता है वर्कर काम नहीं कर रहा। तो इन दोनों के बीच में हारमोनी होनी चाहिए, यानी कि दोनों आपस में प्रॉपर तरीके से मिलजुल कर काम करें और कोई झगड़े ना हो। मेंटल रेवोल्यूशन की बात करी गई कि इसमें आपको मेंटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब कि आपको थोड़ा सा साइंटिफिक थिंकिंग करनी पड़ेगी, थिंकिंग बदलनी पड़ेगी इन दोनों को, अगर आपको हारमोनी बनानी है। अगर हारमोनी नहीं होगी तो फिर काम नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये बेसिकली प्रिंसिपल इसका ही एक्सटेंशन है, इसी की आगे की बात कर रहा है। वो कह रहा है बस अब हारमोनी के साथ साथ कोऑपरेशन भी हो। कोऑपरेशन का मतलब एक दूसरे की मदद करे यार। वर्कर कहे कि हाँ यार, मैं ऐसा नहीं कि बस मैं अपने सोचूंगा, अपने बारे में सोचना बंद करो, कंपनी के बारे में सोचो। बस इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया। पहले तो है हारमोनी बना के रखो, हारमोनी के बाद अब कंपनी के बारे में सोचो, दोनों मिलके ना, अपने बारे में नहीं सोच रहा। इंडिविजुअलिज्म नहीं करना कि मेरा फ़ायदा होना चाहिए, नहीं, आपस में कोऑपरेशन करनी पड़ेगी, तब काम चलेगा। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि भाई अगर वर्कर को काम करवाना है अच्छे से, तो वर्कर की ट्रेनिंग करवाओ, वर्कर को डेवलप करो, उसके स्किल्स पे काम कराओ, क्योंकि वर्कर कोई अपने आप मेहनत नहीं करेगा स्किल पे, उसकी ट्रेनिंग करानी ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि वो अच्छे से प्रोडक्शन करे। तो इसलिए वर्कर की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करवाओ, उसकी सही से उसको काम करवाओ, सही से ट्रेनिंग कराओ, सही से स्किल अपग्रेड करो, जिससे वो काम करे। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स। इन्होंने कुछ टेक्निक दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, उस टेक्निक्स की करते हैं कि कुछ टेलर जी ने, FW टेलर जी ने कुछ टेक्निक दे रखी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट में, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो।
देखो ये ना सारी की सारी जो बात कर रहा है लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहा है, यानी कि जो प्रोडक्शन जो वर्कर लेवल पे होता है ये वहाँ की बात कर रहे हैं। सारे प्रिंसिपल्स भी देखो उसी के लेवल उसी के थे, है ना, कि भाई हारमोनी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, वर्कर को डेवलप करो। ये जो टेक्निक्स है ये भी उसी तरीके से है। पहली टेक्निक का नाम देखो यही है फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन होता है एक फोरमैन जो होता है जो वर्कर को सुपरवाइज करता है, वर्कर के ऊपर होता है, वर्कर का एक तरह का बॉस समझ लो आप, जो वर्कर को बेसिकली इंस्ट्रक्शन देगा, वर्कर को पूरा प्रोडक्शन संभालेगा। अब होता क्या था पहले कि उसका सारा सिर पर जिम्मेदारी होती थी कि भाई प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसकी प्लानिंग भी वही करे और काम को ऑपरेशन काम भी वही करे, प्लानिंग वही करे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, हर एक काम बांट दो। फंक्शनल फॉर्मेशन में क्या करो, एक फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर सारा काम ना करे, एक प्लानिंग इंचार्ज अलग बना दे, प्रोडक्शन का इंचार्ज अलग बना दे। प्लानिंग का काम होगा प्लानिंग करना, खाली प्लानिंग इंचार्ज का। प्रोडक्शन काम होगा खाली प्रोडक्शन को संभालना, ताकि काम डिवाइड हो जाए। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन इंचार्ज प्लानिंग भी कर रहा है। प्लानिंग में क्या आता है, जैसे कि भाई इंस्ट्रक्शन क्या देनी है वर्कर को, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर बना दिया, ठीक है। रूट कलर, माल कहाँ से कहाँ जाएगा उसके लिए अलग बना दिया बंदा। टाइम एंड कॉस्ट कलर, कि भाई कितने टाइम में कितनी कॉस्ट में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, टाइमली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए अलग बना दिया। डिसिप्लिन से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो डिसिप्लिनरी बना दिया। और प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या क्या बना दिया, स्पीड बोस एक बंदा बना दिया, स्पीड बॉस, कि भाई वो चेक करेगा स्पीडली काम हो रहा है। गैंग बॉस, भाई मशीन वगैरह टूल्स वगैरह सब जगह पे है या नहीं है, ये चेक करेगा। रिपेयर बॉस चेक करेगा भाई रिपेयर टाइमली हो रहा है। इंस्पेक्टर चेक करेगा सब कुछ कि भाई काम सही तरीके से हो रहा है। तो इसके लिए अलग अलग बंदे बना दो, ये कह रहा है। और ये सारे बंदे वर्कमैन के लिए, वर्कर को आसानी से वर्कर को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। देखो वर्कमैन को यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, तो बेसिकली काम डिवाइड होने की वजह से क्या होगा कि अब बिल्कुल सही तरीके से काम होगा। प्लानिंग वाला प्लानिंग फोकस करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन फोकस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं, बड़ी बेहतरीन टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर साहब ये कहते हैं कि देखो भैया आपको स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, एक फिक्स पैटर्न बनाओ, प्रोडक्ट बनाने हैं एक स्टैंडर्ड बना दो कि इसी टाइप के प्रोडक्ट बनाने हैं, रॉ मटेरियल इसी टाइप के खरीदने हैं, ठीक है। टाइम यही होना चाहिए, यही टाइमली प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो। ये नहीं कि कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब कि आप सिंप्लीफाई करो सारा, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट बनाई जा रहे हो। वैरायटी को लिमिटेड रखो। जैसे दुकान पे आप गए तो दुकान पे ऐसा नहीं है कि हज़ारों टाइप के प्रोडक्ट है, तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो अपनी वैरायटीज़ को लिमिटेड रखो, अपने प्रोडक्ट की साइज़ को लिमिटेड रखो, इतने बहुत सारे साइज़ के प्रोडक्ट ना निकालो, बहुत सारे डायमेंशन के प्रोडक्ट निकालो, उसको सिंप्लीफाई करो। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा काम को डिवाइड ना करो, इतना ज़्यादा भी ना करो, ठीक है। और मोशन स्टडी करो भैया आप। मोशन स्टडी का मतलब कि वर्कर की मूवमेंट्स की स्टडी करो कि वर्कर क्या, क्योंकि मूवमेंट गलत एक दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि अच्छी, एक होता है नेसेसरी मूवमेंट, एक होता है बेकार मूवमेंट। तो मूवमेंट की स्टडी करो कि वर्कर कब मूव करता है अपने काम में। जैसे कि मान लो उसको एक काम कर रहा है और उसको टूल्स हथियार की ज़रूरत है, अब वो जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है 1 किलो मतलब वो चल के जा रहा है, दो कदम चल के हथियार की वहाँ पर सेट पड़ा हुआ है, तो बार बार वो हथियार लेने जा रहा है, बार बार, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो क्यों ना ऐसा करो कि हथियार उसके पास ही रख दो। तो इसलिए टेलर कहता है कि भैया आप स्टडी करो, ऑब्जर्व करो कि गलत मूवमेंट क्यों कर रहा है वो, और उस मूवमेंट को एलिमिनेट कर दो। वो कैसे होगा, मोशन स्टडी से होगा। मेथड स्टडी भी होती है, भैया बेस्ट मेथड आपको निकालना है काम करने का। अगर आपको बेस्ट मेथड निकालना है काम कैसे किया जाए, तो उसके लिए स्टडी करो, अलग अलग वर्कर को स्टडी करो कि वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो उसके लिए एक बेस्ट मेथड निकाल दो कि हाँ काम ऐसे करेंगे। तो ये मेथड स्टडी है कि फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। टाइम स्टडी निकालनी पड़ती है कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने के लिए कि वर्क एक बंदे को कितने टाइम में काम करना चाहिए। उसके लिए क्या करो, ऑब्जर्व करो बहुत सारे वर्कर को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, उसके हिसाब से एक एवरेज टाइम निकाल लो और वही टाइम फिक्स कर दो, ठीक है। फैटिग स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है, फैटिग स्टडी, क्योंकि हम काम करते हैं थक जाते हैं। फैटिग का मतलब थकान। तो आप चेक करो कि वर्कर कब थक जाता है, बार बार चेक करो, क्योंकि अगर आप उसे काम करवाते जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। आप ये चेक करो कि यार ये कितने टाइम में इसको थक जाता है, तो इसको रेस्ट इंटरवल देना पड़ेगा, कितने टाइम के बाद इसको रेस्ट देना है और कितने टाइम का देना है, यानी कि कितना फ्रीक्वेंसी और कितने टाइम का इसको रेस्ट इंटरवल देना है, ताकि एक टास्क को अच्छे से कर पाए।
और डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम, मतलब कि पीस वे से का मतलब कि जो उसको वेजेस देते हैं हम, वो डिफरेंट रखो। वो कैसे रखो? आउटपुट के हिसाब से। जो जितना अच्छा काम करेगा उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी वेजेस मिलेगी मतलब, और जो बेकार काम करेगा उसको कम वेजेस मिलेगी। एक स्टैंडर्ड बना दो। मान लो कि भैया किसी ने अगर 100 प्रोडक्ट बनाए तब तो उसको 100 रुपये प्रतिदिन मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने 100 से एक प्रोडक्ट भी ऊपर बनाया, एक्स्ट्रा बनाया, तो उसकी वेजेस 100 की जगह 105 हो जाएगी। तो बंदा मोटिवेट होएगा कि हाँ भाई मैंने 100 से ऊपर प्रोडक्ट बनाने हैं, तो हमारे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, उसके पैसे बढ़ रहे हैं, हमारा फायदा हो रहा है। तो ये बेसिकली बनाया गया कि एफिशिएंट वर्कर और नॉन एफिशिएंट वर्कर को हम देख सके कौन अच्छा काम करता है, कौन बेकार करता है। और अच्छे काम वाले को आप ज़्यादा पैसे दो, जिससे वो तो मोटिवेट होगा ही होगा, और जो अच्छा काम नहीं कर रहा वो भी मोटिवेट होगा कि यार मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है। तो ये थी टेक्निक्स। अब हम बात करते हैं दूसरा बंदे ने क्या प्रिंसिपल्स दिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब उसकी बात करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली हेनरी फ्योल एक दूसरे पर्सन थे जिन्होंने ये थ्योरी दी। हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल बेसिकली उन्होंने 19 साल की उम्र में पहले तो पढ़ाई कर दी माइनिंग इंजीनियरिंग में, और उन्होंने 19 साल में कंपनी में माइनिंग कंपनी एक स्टार्ट की थी, और वो बहुत ही छोटी उम्र में ही मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे, और उन्होंने कंपनी बहुत ही सक्सेसफुली चलाई। तो उन्होंने टॉप लेवल को बहुत अच्छे समझा कि टॉप लेवल के क्या प्रॉब्लम होती है, टॉप लेवल कैसे बिजनेस को मैनेज करता है। तो इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए वो बेसिकली टॉप लेवल के अकॉर्डिंग दिए। तो इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोला जाता है, या फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है, और टेलर को बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के कि आप अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे से कंपनी में मैनेजर लेवल पे बहुत अच्छे से चला सकते हो कंपनी को। तो देखो क्या गया, ये बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले डिवीज़न ऑफ वर्क, ये हर जगह अप्लाई होगा कि कोई भी काम आपको करना है तो काम को बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दो, और उस आदमी को काम दो जो उस काम में वो एक्सपर्ट है या फिर बन सकता है, अकॉर्डिंग टू स्किल, अकॉर्डिंग टू स्केबिलिटी, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। क्योंकि एक बंदा एक ही काम करेगा बार बार तो एक्सपर्ट हो जाएगा। एक ही बंदे को सारे काम दे दोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो काम को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या है कि पावर टू टेक डिसीजन या फिर पावर टू कमांड अदर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क, कुछ भी काम करने का ऑब्लिगेशन, दायित्व। वो कहता है कि टेलर कहता है कि इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो वो अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो काम कर ही नहीं पाएगा। वो कहेगा मेरे पास पावर ही नहीं है, जिम्मेदारी आपने ज़्यादा दी। ऐसा होता है प्रैक्टिकल, आप खुद देखना। बहुत जगह पे आप देखोगे वो कहते हैं कि मेरे पावर ही नहीं है, काम देते जा रहे, पावर है नहीं। वो नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब कि भाई आप सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन जो बना रखे हैं उसको फॉलो करो। एक प्रॉपर डिसिप्लिन से काम तब होगा जब आप प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बनाओगे और क्लियर कट बता दोगे कि जो फॉलो नहीं करेगा पेनल्टी लगेगी, तभी तो कोई फॉलो करेगा। तो इसलिए डिसिप्लिन से काम होगा तो प्रॉपर तरीके से काम अचीव हो जाएगा, अपने गोल अचीव हो जाएंगे। तो डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन आप सबको होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि एक बंदे को सिर्फ एक ही बंदे से कमांड मिले। कमांड का मतलब ऑर्डर, कि अगर मुझे एक बंदा ऑर्डर दे रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 बंदे ऑर्डर दे रहे हैं। अभी मैंने पीछे एक टेक्निक बताई थी सबसे पहली टेलर की, याद करो कौन सी टेक्निक थी, याद करो। साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक टेक्निक बताई मैंने आपको भी, वो क्या है, फंक्शनल फॉर्मेशिप। वो क्या टेक्निक थी, उसमें आप ध्यान से देखना कि मैंने डायग्राम जो बनाया था, वर्कमैन को 8 लोगों से इंस्ट्रक्शन मिल रही है, 8 लोगों से, कभी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क से, कभी रूट क्लर्क से, कभी किससे कभी किससे। तो वहाँ यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा। यूनिटी ऑफ कमांड किसे कहेंगे कि भाई एक बंदा सिर्फ एक ही बंदे को ऑर्डर दे रहा है, मतलब एक बंदा सिर्फ एक बंदे से ऑर्डर ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं आती। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि सारे हमारे कंपनी में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, तो सबका अलग अलग अपना अपना फ़ायदे, वो सोचते हैं कि मेरा फ़ायदा हो जाए। वो हमने क्या करना है, सबको एक ही डायरेक्शन में काम कराना है जिससे अपने कंपनी का गोल अचीव हो। सबके गोल अलग अलग है बट सबको अपना एक ही डायरेक्शन में काम करवाना है, ताकि ओवरलैपिंग ना हो, आपस में झगड़े ना हो, एक डायरेक्शन में काम करें। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट,
ये कहना चाह रहा है कि भाई अपना इंटरेस्ट नीचे रखो, पहले कंपनी का इंटरेस्ट ऊपर रखो। अपना इंटरेस्ट बाद में कि मेरा फ़ायदा पहले हो ना, कंपनी का फ़ायदा पहले सोचना है, अपना फ़ायदा बाद में, क्योंकि कंपनी का जब फ़ायदा होगा तो आपका फ़ायदा तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है ना। रेमुनरेशन, भाई रेमुनरेशन शुड बी फेयर। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, बहुत अच्छी देनी पड़ेगी, सही देनी पड़ेगी, ना ज़्यादा ना कम, वरना एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ अगला है, इसी से जुड़ा हुआ नहीं सॉरी, ये इससे ये वाला प्रिंसिपल है, ये पहले बता देता हूँ। इसी से जुड़ा हुआ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ध्यान रखना ये पर्सोनल है, पर्सनल नहीं है। पर्सोनल का मतलब एम्प्लॉयज़। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब है कि भाई आपके एम्प्लॉय की जो टर्नओवर है, एम्प्लॉय की टर्नओवर यानी कि एम्प्लॉय को कंपनी से कम निकालना है बाहर। बहुत सारी ऐसी कंपनी करती है कि एम्प्लॉय को रखा 6 महीने में निकाल दिया। तो यार आपको जो इतना टाइम लगाया एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवानी है, उस पर जो खर्चा होगा, क्योंकि नए एम्प्लॉय को दोबारा कंपनी में लाना, उसको समझाना, उसको ट्रेनिंग करवाना बहुत टाइम लगता है, बहुत खर्चा होता है। तो इसलिए एम्प्लॉय को स्टेबल रखना है अपनी कंपनी में, ज़्यादा निकालना नहीं है बाहर। एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर मतलब टिका के रखना है, जिससे वो कंपनी से बाहर ना निकले, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो मैंने बता दिया रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप लेवल के पास ही रहे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सभी लेवल्स पे बढ़ जाए। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर तो टॉप लेवल पे होनी चाहिए, और कुछ पावर सारी की सारी लगभग सारी पावर बांट दो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पावर अपने पास रख लो बस। ठीक है। स्केलर चेन, स्केलर चेन बेसिकली कम्युनिकेशन का तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है ना तो सही तरीके से करो। मतलब कि जैसे कि एक बंदा है तो ए को अगर बात करनी है सबसे नीचे लेवल पे, तो बहुत सारे बीच में लोग हैं, पहले उससे बात करनी पड़ेगी। पहले ए को बी से बात करनी पड़ेगी, बी को सी से करनी पड़ेगी, सी को डी से, फिर डी को ई से, ठीक है, और ई को फिर एफ से। ऐसे ही अगर ए को बात करनी है इस लेवल पे तो पहले ए को जी से बात करनी पड़ेगी, फिर एच से, फिर आई से, फिर जे से, फिर के से। तो स्केलर चेन कहते हैं कि भैया स्केलर चेन कहते हैं कि भाई आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से कम्युनिकेशन करना है। एक बंदा सिर्फ एक बंदे को अपने ऊपर लेवल का ही ऑर्डर दे, ये नहीं कि सीधा टॉप लेवल से बात कर लेगा। एक बंदा सिर्फ अपने आसपास के बंदे को ही बात कर सकता है, अपने ऊपर वाले बंदे को या अपने नीचे वाले बंदे को बात कर सकता है, सीधा आगे वाले बंदे को बात नहीं कर सकता, अपने इमीडिएट बॉस से बात कर सकता है सिर्फ। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक सेम डिपार्टमेंट का लोग है, वो बात करना चाहते हैं आपस में। जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, हम एक ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हैं, तो मैं बात करना चाहता हूँ। अब मैं ये थोड़ी है कि बात ऐसे करूँगा कि ई से डी, पहले सी, फिर पहले ई से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ बात करूँगा, नहीं, तो मेरी बात पहुँचाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फ्योल ने कहा कि कभी कभार हो सकती है बात, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। फ्योल कहता है कि भैया आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आप हो, एक ही लेवल पे हो, तो आप बात कर सकते हो गैंग प्लैंक के थ्रू, फटाफट से कम्युनिकेशन हो जाएगा, वरना आपको बहुत बड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा बात करने के लिए। ठीक है। अगला है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है सब कुछ अपनी जगह पे, सही जगह पे हो जाए। फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, सब कुछ अपनी जगह पे हो। जैसे कि ऑर्डर का मतलब होता है जैसे कि आप कमरे में गए, सामान बिखरा हुआ पूरा, कोई सामान पता नहीं, अता पता नहीं कहाँ है। एक है कि आप गए बिल्कुल सही जगह पे है, जो सामान जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर है। कपड़े अलमारी में है, स्टेशनरी लेनी है तो मुझे पता है स्टेशनरी यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो हर जगह पे आपने एक जगह को, मतलब जहाँ सामान होना चाहिए था वहाँ पर सामान रख दिया, इसको बोलते हैं ऑर्डर में रहना। तो अगर कोई मैनेजर आएगा तो उसको चाहिए स्टेशनरी, तो उसको पता कहाँ यहाँ मिलेगी, उसको चाहिए ये एम्प्लॉइज़, ये ऑफिस है उसका, तो एक ऑर्डर में सब कुछ कर दिया, जिससे मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, उसको वहीं पे रख दिया। अगला है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करना है, आपने इक्विटी करनी है, ठीक है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबको इक्वल ट्रीट करना है किसी भी तरीके से, वरना लोग छोड़ के भाग जाएंगे। इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई भी आप कंपनी में डिसीजन लेने वाले हो तो आपको इनिशिएटिव देना है। इनिशिएटिव का मतलब लोगों को मौका देना है, एम्प्लॉयज़ को, कि आओ आप अपने को सजेशन दो, जिससे उसको अच्छा फील होगा, कि उसको लगेगा कि हाँ मैं कंपनी का हिस्सा हूँ।
क्योंकि इनिशिएटिव नहीं दोगे तो आप डिसीजन गलत ले लोगे, क्योंकि जो डिसीजन लेने वाले हो उसका इफेक्ट कंपनी में आने वाला है, एम्प्लॉयज़ पे आने वाला है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को नहीं बताओगे, एम्प्लॉयज़ से पूछोगे नहीं, तब तक वो डिसीजन सही कैसे होगा। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव देना बहुत ज़रूरी है। एस्पिरेट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। कि जैसे कि हम देखोगे अभी क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, तो एक टीम स्पिरिट दिखानी। कौन सी टीम जीतती है ज़्यादातर? टीम जिसकी टीम स्पिरिट अच्छी होती है, कि चलो यार ठीक है रन ज़्यादा लग गए कोई बात नहीं बोर्ड पे, लेकिन कोई बात नहीं हम मिल के काम करेंगे, मतलब मिल के जिताएंगे। जो कहते हैं ना मिल के काम करेंगे, वो टीम स्पिरिट है। तो कंपनी में मैं को हटा दो कि मैं ये हूँ, मैं जिताऊँगा, ना हम जिताएंगे। तो आई को रिप्लेस कर दो वी से, दैट इज एस्पिरेट डी कॉर्प्स। कि मैं नहीं करना, हम कंपनी को आगे ले जाएंगे, हम काम करेंगे अच्छे से। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा पूरे के पूरा ये चैप्टर। लास्ट में थोड़ा डिफरेंस की बात कर लेता हूँ कि ये जो टेलर और हेनरी फ्योल, इन दोनों के प्रिंसिपल्स में डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस बड़ा सिंपल सा ये है। टेलर जो बात कर रहा था ना, टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थे और लो लेवल के थे। वही हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल थे ना, वो टॉप लेवल पे थे। टेलर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं कर रहा, जैसे कि फंक्शनल फॉर्मेशन में आपको दिखाया था, बट हेनरी फ्योल यूनिटी ऑफ कमांड फोकस करता है। ठीक है, तो टेलर जो है ना वो बेसिकली फोकस करता है कि आप जो है काम साइंटिफिकली करो, हर चीज़ को अच्छे से करो, और उसके प्रिंसिपल साइंटिफिक बेसिस पे डिज़ाइन हुए। बट ये जो प्रिंसिपल देख रहे हो ना, ये हेनरी फ्योल के पर्सनल ऑब्जर्वेशन से डेवलप हुआ है, उसके एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ है। टेलर ने साइंटिफिक बेसिस पे डेवलप किया। ये कुछ डिफरेंस है। आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा पूरा चैप्टर। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।